जय हिंद दोस्तों। आज हम हिस्ट्री सेट नंबर 7 की ओर हैं, जिसमें 20 प्रश्नों की श्रृंखला हम प्रतिदिन लाते हैं, जो कि इस प्रकार है। पहला प्रश्न, प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष किसके समकालीन थे? ऑप्शन है अशोक, मीनांडर, कनिष्क, हर्ष। इसका सही जवाब होगा कनिष्क, ऑप्शन सी। इस प्रश्न से संबंधित और भी जानकारी। बौद्ध विद्वान अश्वघोष कनिष्क के समकालीन थे। वे कनिष्क के राजकवि भी थे। उनकी रचनाओं में 3 प्रमुख है। पहला बुद्धचरित, दूसरा सौंदर्यनंद, तीसरा शारिपुत्र प्रकरण। यह प्रथम 2 जो हैं वह महाकाव्य हैं तथा अंतिम नाटक ग्रंथ हैं। तो इतनी सारी जानकारी इस प्रश्न से संबंधित रखें। प्रश्न संख्या 2, भारत का निम्नलिखित में कौन है वर्तमान प्रांत मौर्य साम्राज्य का अंग नहीं था? ऑप्शन है केरल, तमिलनाडु, ए और बी में से कोई नहीं, कश्मीर। इसका सही जवाब होगा ए और बी, कारण केरल और तमिलनाडु मौर्य साम्राज्य का प्रांत नहीं था। इस प्रश्न से संबंधित और भी जानकारी रखें कि भारत के वर्तमान प्रांत केरल और तमिलनाडु मौर्य साम्राज्य का अंग नहीं था, जिसकी जानकारी अशोक के द्वितीय शिलालेख से प्राप्त होती है। इसमें बताया गया है कि दक्षिणी सीमा पर स्थित चोल, पांड्य, सातयपुत, केरलपुत तथा ताम्रपर्णी के नाम से यह ज्ञात होता है। ये सभी राज्य जो तमिल राज्य थे, उन वे सब शाही साम्राज्य से बाहर थे। तो इतनी सारी जानकारी आप इस प्रश्न से संबंधित रखें। प्रश्न संख्या 3, जनपद स्तर पर मौर्य अधिकारियों का सही अवरोही क्रम था? ऑप्शन है राजुक, प्रादेशिक, युक्त, युक्त राजुक, प्रादेशिक, प्रादेशिक युक्त राजुक, प्रादेशिक राजुक युक्त। इस तरह से इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4। इस प्रश्न से संबंधित जानकारी और भी है। जनपद स्तर पर मौर्य अधिकारियों का सही अवरोही क्रम था प्रादेशिक, राजुक, युक्त। प्रादेशिक बाकी दोनों जो राजुक और युक्त हैं उनसे वरिष्ठ हुआ करता था। प्रादेशिक तथा राजुक अपने कार्यों में युक्त नामक अधीनस्थ अधिकारियों से सहायता प्राप्त करते थे। प्रादेशिक मंडल प्रधान अधिकारी होता था। राजुक आधुनिक बंदोबस्त अधिकारी की तरह होते थे, जबकि युक्त राजस्व वसूला करते थे तथा उसका लेखा जोखा रखा करते थे। तो इतनी सारी जानकारी इस प्रश्न से संबंधित रखें। प्रश्न संख्या 4, सारनाथ से प्राप्त अशोक के स्तंभ पर कौन सा पशु उत्क्रमित नहीं है? ऑप्शन है वृषभ, हिरण, हाथी, अश्व। इसका सही जवाब होगा हिरण, ऑप्शन नंबर बी, जो कि बिल्कुल सही है। अच्छा, इस प्रश्न से संबंधित और भी जानकारी रखें, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है यह। सारनाथ से प्राप्त अशोक के स्तंभ पर हिरण उत्कीर्ण नहीं है। सारनाथ के स्तंभ का सिंह शीर्ष सर्वोत्कृष्ट है, जो कि आप जानते हैं। इसके फलक पर 4 सजीव सिंह पीठ सटाए हुए हैं तथा चारों दिशाओं की ओर मुख किए हुए दृढ़तापूर्वक बैठे हुए हैं। सिंहों के मस्तक पर महाधर्म चक्र स्थित था, जिस पर 32 तीलियां थी। याद रखिए, सिंहों के नीचे 4 चक्र बने हुए हैं, जो धर्म चक्र परिवर्तन के प्रतीक हैं। इसी पर 4 पशुओं, जो कि हाथी, घोड़ा, बैल तथा सिंह की आकृतियां भी उत्कीर्ण हैं। तो इस तरह से इतनी सारी जानकारी इस प्रश्न से संबंधित रखें। प्रश्न संख्या 5, लोदी वंश के शासक किस जाति या प्रदेश से मूलतः संबंधित थे? ऑप्शन है विशुद्ध तुर्क, तैमूरी तुर्क, विशुद्ध अफगानी, अफगान या पठान, अफगानिस्तान में बसे हुए तुर्क। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, विशुद्ध अफगानी, जो कि अफगान या पठान के नाम जानते हैं। तो इस प्रश्न से संबंधित और भी जानकारी। लोदी वंश के शासक अफगानों की एक महत्वपूर्ण शाखा शाहू खेल से संबंधित थे। दिल्ली के इससे पहले के सभी सुल्तान तुर्क थे, लेकिन लोदी विशुद्ध अफगानी था। लोदी वंश का शासन 1526 ईस्वी तक रहा, 1451 से 1526 ईस्वी तक रहा है। अंतोगत्वा पानीपत के युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर 1526 ईस्वी में मुगल वंश की स्थापना की थी। तो इतनी सारी जानकारी इस प्रश्न से संबंधित रखें। प्रश्न संख्या 6, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन संबंधी प्रयोग किस कारण से विफल सिद्ध हुआ? ऑप्शन है विदेशी व्यापारियों द्वारा सांकेतिक मुद्रा स्वीकार न करना, व्यापार स्तर पर नकली सिक्कों की ढलाई, सांकेतिक सिक्कों की घटियापन, सांकेतिक मुद्रा को गला कर धातु के रूप में उपयोग। इसका सही जवाब होगा व्यापार स्तर पर नकली सिक्कों की ढलाई। यानी इस प्रश्न से संबंधित और भी जानकारी आप रख सकते हैं कि सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने सिक्कों के नकल न किए जाने की व्यवस्था की थी और नागरिकों ने इसका लाभ उठाकर नकली सिक्के बनाना आरंभ कर दिए थे,
जिसके कारण से उनका प्रचलन, जो मुद्रा प्रचलन संबंधी प्रयोग था, वह सफल नहीं हुआ था। तो इतनी सारी जानकारी इस प्रश्न से संबंधित आप रख सकते हैं। प्रश्न संख्या 7, फिरोज तुगलक ने किसकी स्मृति चिरस्थायी रखने के लिए जौनपुर नगर की स्थापना की थी? ऑप्शन है गयासुद्दीन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन बलबन। इसका सही जवाब होगा मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन नंबर सी, जो कि बिल्कुल सही है। इस प्रश्न से संबंधित और भी जानकारी आप रखें। फिरोज तुगलक ने 300 नए नगरों का निर्माण करवाया। उसके द्वारा बसाए गए जो नगर थे, जिनमें फतेहाबाद, हिसार, फिरोजपुर, जौनपुर और फिरोजाबाद बहुत ही प्रमुख थे। जौनपुर नगर की स्थापना उसने अपने भाई जौना खां, जिनको मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जानते हैं, की स्मृति में करवाया था। तो इस प्रश्न से संबंधित इतनी सारी जानकारी अपने पास रखें। प्रश्न संख्या 8, बहमनी साम्राज्य की स्थापना के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति उत्तरदायी थी? ऑप्शन है कल्याणी के चालुक्य साम्राज्य का विघटन, दक्कन में तुगलक शासन के विरुद्ध श्रृंखलाबद्ध विद्रोह, दिल्ली सुल्तानों से प्राप्त सैनिक समर्थन एवं प्रोत्साहन, अमीरान ए सादाह विद्रोह। इसका सही जवाब होगा अमीरान ए सादाह विद्रोह, ऑप्शन नंबर डी, जो कि बिल्कुल सही है। अब इस प्रश्न से संबंधित और भी सारी जानकारी है। दक्कन के अमीरान ए सादाह के विद्रोह के कारण मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में के अंतिम दिनों में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी। हसन गंगू, जिसे जफर खां के नाम जानते हैं, एक सरदार अलादीन हसन बहमन शाह की उपाधि धारण करके 1347 ईस्वी में सत्ता पर सत्तारूढ़ हुआ था और बहमनी साम्राज्य की नींव डाली थी। तो इस प्रश्न से संबंधित इतनी सारी जानकारी अपने पास रखें। प्रश्न संख्या 9, बहमनी साम्राज्य में अफाकी लोग कौन थे? ऑप्शन है ईरान, इराक, तुर्की एवं अरब देश से आए मुसलमान अप्रवासी, बहमनी साम्राज्य में रहने वाले विदेशी व्यापारी, इस्लाम धर्म अंगीकार करने वाले दक्षिण भारतीय लोग, बहमनी दरबार के शिया अमीर। इसका सही जवाब होगा ईरान, इराक, तुर्की एवं अरब देश से आए मुसलमान अप्रवासी। इस प्रश्न से संबंधित और भी सारी जानकारियां हैं कि अफगान जो आए थे, यानी बहमनी साम्राज्य से बाहर, ईरान से, इराक से, और ईरान जो मूलतः जो है वह ईरानियों का प्रभाव बढ़ा था। आप याद कर जाइए कि बहमनी साम्राज्य पर विदेशियों, दक्कनियों और हिंदुओं का मिश्रित प्रभाव था। पर लेकिन इनमें दो वर्ग, दक्कनियों एवं आफाकियों, जिसको हम ईरान, अरब और तुर्क के नाम के बीच का जो क्षेत्र है, उसको हम जानते हैं कि वह हमेशा इसका बहमनी साम्राज्य के विनाश का मुख्य कारण बना। तो इस तरह से इतनी सारी जानकारी हम इस प्रश्न से संबंधित रख सकते हैं। प्रश्न संख्या 10, वह कौन सुल्तान था जो स्वयं को नायब एक खुदाई या ईश्वर का प्रतिनिधि मानता था? ऑप्शन है इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन। इसका सही जवाब होगा बलबन। इस प्रश्न से संबंधित और सारी जानकारी आप रखें। बलबन स्वयं को नायब एक खुदाई या ईश्वर का प्रतिनिधि कहता था। यह आपको बता दूं कि बलबन के राजत्व सिद्धांत का स्वरूप फारस के राजत्व से प्रेरित था। उसके अनुसार राजा जिले अल्लाह अर्थात ईश्वर का प्रतिबिंब है, ऐसा मानता था। तो इस तरह से इतनी सारी जानकारी आप इस प्रश्न से संबंधित रखें। प्रश्न संख्या 11, सल्तनत काल में बरीद कौन थे? शाही कारखानों में काम करने वाले दस्तकार, सुल्तान के अंगरक्षक, शाही आय व्यय का हिसाब रखने वाले प्रभारी अधिकारी, गुप्तचर एवं सूचना एकत्रित करने वाले। इसका सही जवाब होगा गुप्तचर एवं सूचना एकत्रित करने वाले, ऑप्शन नंबर डी, जो कि बिल्कुल सही है। इस प्रश्न से संबंधित और भी जानकारी, बरीद गुप्तचर एवं सूचना एकत्रित करने वाले थे। गुप्तचर विभाग का प्रधान अधिकारी बरीद ए मुमालिक हुआ करता था। तो इतनी सारी जानकारी इस प्रश्न से संबंधित आप रख सकते हैं। प्रश्न संख्या 12, औरंगजेब द्वारा किस अंतिम दक्कनी राज्य को मुगल साम्राज्य में शामिल किया गया? बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, बरार। इसका सही जवाब होगा गोलकुंडा। इस प्रश्न से संबंधित और भी सारी जानकारी हैं जो आप इसको याद रखें। औरंगजेब ने दक्षिण के राज्य बीजापुर एवं गोलकुंडा को जीता था। औरंगजेब द्वारा अंतिम दक्कनी राज्य के रूप में गोलकुंडा को सम्मिलित किया गया। औरंगजेब ने गोलकुंडा के शासक अब्बुल हसन को बंदी बनाकर दौलताबाद के किले में भेज दिया और उसके राज्य को मुगल साम्राज्य में अक्टूबर 1687 ईस्वी में मिला लिया था। तो इतनी सारी जानकारी इस प्रश्न से संबंधित रख सकते हैं। प्रश्न संख्या 13, भारत में मनसबदारी प्रथा की उत्पत्ति किसके शासनकाल के साथ संबंध की जा सकती है? अलाउद्दीन खिलजी, चंगेज खां, तैमूर, शेरशाह सूरी। इसका सही जवाब होगा चंगेज खां, ऑप्शन नंबर बी। अब इस प्रश्न से संबंधित और भी सारी जानकारी, प्रत्येक सैनिक अधिकारी को मनसब पद प्रदान किया जाता था। मनसबदारी व्यवस्था मुगल सैनिकों का मूल आधार थी।
जो मंगोलों यानी चंगेज खां की दशमलव पद्धति पर आधारित थी। बादशाह उनको अपने मनसब के अनुसार वेतन देता था। मनसब कोई पदवी या पद संज्ञा नहीं थी, लेकिन आपको याद दिला दूं कि किसी अमीर की स्थिति को दर्शाती थी। इस पद का अर्थ पद या श्रेणी था। तो इस तरह से इस प्रश्न से संबंधित इतनी सारी जानकारी अपने पास रख सकते हैं। प्रश्न संख्या 14, किसने सफलतापूर्वक विद्रोह करके जहांगीर को अपने सैनिक कैंप में बंदी बना लिया था? ऑप्शन है खुर्रम, महाबत खां, खुसरो, आशफ खां। इसका सही जवाब होगा महाबत खां, ऑप्शन बी। अब इस प्रश्न से संबंधित और भी सारी जानकारी। महाबत खां ने सफलतापूर्वक विद्रोह करके जहांगीर को अपने सैनिक कैंप में बंदी बना लिया था। जब नूरजहां को इस बात की सूचना मिलती है तो महाबत खां ने बादशाह को कैद कर लिया है कि तो उसकी जिम्मेदार उसने आशफ खां को ठहरा दिया। तो इस तरह से इतनी सारी जानकारी इस प्रश्न से संबंधित रखें। प्रश्न संख्या 15, मुस्लिम कानून का प्रतिपादन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी था? ऑप्शन है काजी उल कुजात, काजी, मुफ्ती, मीर आदिल। इसका सही जवाब होगा मीर आदिल, ऑप्शन नंबर डी, जो कि बिल्कुल सही है। अब इस प्रश्न से संबंधित और भी सारी जानकारी। बादशाह के अतिरिक्त राजधानी में प्रधान, सूबों की राजधानी में सूबों के काजी और बड़े बड़े नगरों तथा कस्बों में भी काजियों की नियुक्ति की जाती थी। कहीं कहीं पर तो काजी की सहायता के लिए मुफ्ती, जिसको हम क्या बोलते हैं, कुरान के जो कानून की ज्ञाता होते हैं या व्याख्या करने वाले होते हैं, उसको कहा करते थे। मीर आदिल न्यायिक फैसले तैयार करके सुनाते थे और वही मुस्लिम कानून के प्रतिपादक भी होते थे, यानी प्रतिपादन के लिए उत्तरदायी भी होते थे। इस तरह से इतनी सारी जानकारी इस प्रश्न से संबंधित रख सकते हैं। प्रश्न संख्या 16, अकबर ने किस घटना के स्मरण में फतेहपुर सीकरी की स्थापना की? ऑप्शन है बाबर द्वारा खानबाग की विजय, सिख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से सलीम का जन्म, गुजरात की विजय, हल्दी घाटियों के युद्ध में मुगलों की विजय। इसका सही जवाब होगा शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से सलीम का जन्म। ओके, तो इस प्रश्न से संबंधित और भी सारी जानकारी है। आपको याद दिला दूं, शेख सलीम चिश्ती ने अकबर के 3 पुत्रों के जन्म की भविष्यवाणी की थी। इसके तुरंत बाद 1569 ईस्वी में राजकुमार सलीम का जन्म हुआ था। सलीम के जन्म के 2 वर्ष बाद 1571 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी के निर्माण का आदेश दिया गया, किंतु अन्य समकालीन इतिहासकारों के विचार में अकबर ने फतेहपुर सीकरी का निर्माण शेख सलीम चिश्ती के प्रति आदर प्रकट करने के उद्देश्य से करवाया था। इसके अतिरिक्त आपको याद दिला दूं, गुजरात विजय स्मृति में बुलंद दरवाजा का भी निर्माण करवाया गया। तो इतनी सारी जानकारी इस प्रश्न से संबंधित रख सकते हैं। प्रश्न संख्या 17, अकबर कालीन किस भवन या भवनों के स्थापत्य योजना को बौद्ध स्थापत्य से प्रेरणा मिली थी? फतेहपुर सीकरी का पंचमहल, सिकंदरा में अकबर का मकबरा, ऑप्शन ए और बी दोनों, फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। तो इस प्रश्न से संबंधित और भी सारी जानकारी आप रख सकते हैं। अकबर कालीन फतेहपुर सीकरी का पंचमहल तथा सिकंदरा में अकबर का मकबरा भवनों की स्थापत्य योजना को बौद्ध स्थापत्य से प्रेरणा मिली थी। सिकंदरा में अकबर का मकबरा 5 मंजिल का मकबरा है, जबकि पंचमहल को हवा महल भी कहा जाता था। यह भी 5 मंजिला आयताकार कक्ष है। तो इतनी सारी जानकारी आप इस प्रश्न से संबंधित रख सकते हैं। प्रश्न संख्या 18, जहांगीर के शासनकाल में निम्नलिखित में कौन से नवीन प्रांत का गठन किया गया था? ऑप्शन है उड़ीसा, कश्मीर, सिंध, बीजापुर। इसका सही जवाब होगा उड़ीसा। इस प्रश्न से संबंधित और भी सारी जानकारी। जहांगीर के समय में उड़ीसा नामक नवीन प्रांत का गठन किया गया था। 1611 ईस्वी में टोडरमल के पुत्र राजा कल्याणमल ने खुर्दा यानी उड़ीसा को राजा पुरुषोत्तम दास से चीना था। उड़ीसा को बंगाल से पृथक करके गठित किया गया था। शाहजहां ने कश्मीर और सिंध को क्रम से काबुल और मुल्तान से पृथक करके गठित किया। आप याद रखें इसको। बीजापुर और गोलकुंडा औरंगजेब द्वारा शामिल किए गए नए सूबे थे। तो इस तरह से इतनी सारी जानकारी इन प्रश्नों से संबंधित रखें। प्रश्न संख्या 19, जहांगीर मुगल काल में 500 से 2500 से कम की जात वाले मनसबदारों को क्या कहा जाता था? मनसबदार, अमीर, अमीर ए उम्दा, उम्दा ए आजम। याद रखिए, उसको अमीर के नाम से जानते थे। ऑप्शन बी, जो कि बिल्कुल सही है। अब इस प्रश्न से संबंधित और भी जानकारी। 500 से 2500 से कम की जात वाले मनसबदारों को अमीर कहा जाता था। 500 से नीचे के मनसबदार ही कहलाते थे। यानी आप यह टर्म जो है याद रखेंगे, जात एक आंकने का तरीका हुआ करता था। तो इतनी सारी जानकारी इस प्रश्न से संबंधित रखें। प्रश्न संख्या 20, मुगल नौसेना का नौ सेनापति कौन होता था?
मुअल्लिम, मीर ए बहर, केरानी, नाखुदा। मीर ए बहर, इसका सही जवाब होगा मीर ए बहर, ऑप्शन नंबर बी। अब इस प्रश्न से संबंधित और भी जानकारी आप इसको रख सकते हैं। मुगल सेना का नौसेनापति मीर ए बहर होता था। सन 1572 ईस्वी में गुजरात विजय तथा बंगाल विजय के दौरान अकबर ने पहली बार नौसेना की आवश्यकता का अनुभव किया था। परिणाम, अकबर ने एक विभाग स्थापित किया जिसे नवारा कहा जाता था, जिसका प्रमुख मीर ए बहर होता था। तो इतनी सारी जानकारी इस प्रश्न से संबंधित रख सकते हैं। अब बारी आती है आज के प्रीवियस होमवर्क क्वेश्चन की। देखना है कि किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है। मौर्य दरबार में मिस्र के राजा टॉलमी फिलाडेल्फस का दूत कौन था? ऑप्शन है डायोनीसियस, डेइमार्कस, मेगास्थनीस, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा डायोनीसियस। बहुत सारे लोगों ने इसका सही जवाब भेजा है, उनका धन्यवाद। तो अब बारी आती है आज के प्रश्न का। भारतीय जनता से किसने कहा था तुम वीर बनो, साहसी बनो, हिम्मत करो, इस बात पर गर्व करो कि तुम एक भारतीय हो, प्रत्येक भारतीय मेरा भाई है। ऑप्शन इस प्रकार है: राजा राम मोहन राय, विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, महादेव गोविंद रानडे। आपके आंसर का इंतजार रहेगा। धन्यवाद।